Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter waves। और आज के लेक्चर की जो शुरुआत हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ में। ठीक है, अब इसमें कुछ एक 8 से 10 न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में, और उसके बाद में हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर जाएं, जो कि हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का रिफ्लेक्शन रहेगा डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम से। ठीक है, तो ये हमारी शुरुआत है। शुरुआत क्वेश्चन की देखो, सबसे पहले ही सामने हमारे पास में एक सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है कि देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज is traveling along the positive x direction with the velocity this. Okay, calculate the phase difference between 2 points separated by a distance of this. Okay, क्या दिया गया है? फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 5 हर्ट्ज, फिर क्या दे रखा है? वेलोसिटी दे रखी है, वेव वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछा गया है फेज डिफरेंस। यहां पर आपसे पूछा गया है बेटा, और बोला क्या गया है? सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, मतलब पाथ डिफरेंस यहां पर आपको दे रखा है 0.8 सेंटीमीटर। अब देखो, यदि ये सवाल की यदि मैं बात करूं तो मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता के सवाल में तो आगे बढ़ सकता हूं। ठीक है, कैसे कि हमारे पास में जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या फॉर्मूला मिलेगा? वो मिलेगा बेटा फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। ऐसा आपको एक फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, ऐसा आपको क्या मिलेगा? एक फॉर्मूला मिलेगा। अब ये फॉर्मूले की यदि मैं बात करूं, ये फॉर्मूला आया कहां से है? तो जहां पर हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव जहां पर निकाली थी प्रीवियस लेक्चर में, जहां पर हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव जो ट्रैवल कर रही थी उसकी इक्वेशन जब हम लोग निकाल रहे थे, वेव की इक्वेशन की अलग अलग फॉर्मेट जहां पर हम लोग लिख रहे थे, तो वहां पे आपको एक पॉइंट रिकॉल कर रहा होगा। वो पॉइंट क्या कह रहा था कि भाई मान के चलो, देखो ये इस प्रकार से कुछ सिचुएशन है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं मान के चलो मैंने ये एक वेव बना दी। ठीक है, ये एक वेव बना दी, और इस वेव पर यदि मैं एक पार्टिकल की बात करता हूं कि कोई एक पार्टिकल इस पोजीशन पर है और एक पार्टिकल इस पोजीशन पर है। ठीक है, ये दो पार्टिकल्स की पोजीशन है। यदि आपको नहीं दिख रही होंगी तो मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूं, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको देखने लग जाए। अब यहां पर यदि इसको और थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करो तो यहां पर वाई एक्सिस की बात करते थे और यहां पर एक्स एक्सिस की बात करते थे, तो इसके साथ ही साथ में बेटा यहां पर टाइम भी चल रहा होता था, है ना। अब यहां पर ओवरऑल चीजों को यदि मैं देखता हूं तो यहां पर क्या चीजें होती हैं कि यहां से लेकर के ये जो डिस्टेंस है इसे हम लोग एक टाइम पीरियड के लिए टाइम पीरियड बोलते हैं, यस और नो, और साथ ही साथ में इसे एक वेवलेंथ भी बोलते हैं। यही एक वेवलेंथ है, वेव की लेंथ है, यस और नो। मतलब यही आपका कैपिटल टी और लैम्बडा से रिलेटेड चीजें हैं। सो ओवरऑल क्या हो रहा है कि यदि आप यहां पर ध्यान से देखो, रिलेशन कैसे हम लोग निकालेंगे। रिलेशन में यदि मुझे देखना है तो मेरे पास में सिंपल सा रिलेशन क्या है कि भैया फेज डिफरेंस बराबर पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस बराबर पाथ डिफरेंस। तो इसको समझने का तरीका समझिए यहां पर कैसे आ रहा है। वापस से देखता हूं, देखो यहां से लेकर के यहां तक यदि मैं एक सिंगल इसकी बात करता हूं तो ये डिस्टेंस है लैम्बडा के बराबर, और इसमें जो एंगल बनता है ये आप जानते हैं कितना बनता है? 2 पाई, यस और नो। तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, और ये दूरी कितनी है? लैम्बडा है। तो अब यहां पर आ जाइए आप, किस प्रकार से 2 पाई किस चीज को रिलेट कर रहा है? ये आपके एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लैम्बडा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस और नो। तो मैं बोला बिल्कुल सही है। तो जब लैम्बडा लेंथ होती है तो आपका जो एंगल बन रहा होता है वो 2 पाई होता है, यस और नो। बिल्कुल सही बात है। सो बेसिकली यहां से लेकर के यहां तक का जो एंगल है वो 2 पाई है। तो मतलब क्या है? इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के फेज की ही तो बात हो रही है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बात किसकी चल रही है? फेज की बात चल रही है। ये 0 पर है, वो 2 पाई पर है, यस और नो। अब यदि मैं इस वाले पार्टिकल और इस वाले पार्टिकल को ध्यान से देखूं तो यहां पर जो पार्टिकल है वो ऐसे जा रहा है। देखो सेम कुछ एसएचएम को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, वही चीजें हैं, कुछ भी नया नहीं है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा क्या? लैम्बडा डिस्टेंस पे 2 पाई है,
तो मेरे पास में यदि डिस्टेंस 1 हो जाए तो मैं लिखूंगा 2 पाई अपॉन लैम्बडा, और यदि मेरे पास में डिस्टेंस x हो जाए तो मेरे पास में जो एंगल आएगा वो आएगा 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स। बात समझ में आ गई। सो बेसिकली हम लोगों ने ये रिलेशन देखो, अब इस रिलेशन को देखो, फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो x क्या है? दोनों पार्टिकल के बीच की दूरी। कैसे ली मैंने मान लिया भैया ये वाली दूरी x थी, ठीक है। पूरी दूरी तो यहां पर लैम्बडा है, यहां से लेकर के यहां तक आपके पास में लैम्बडा डिस्टेंस है, तो इस लैम्बडा के लिए आपको फेज डिफरेंस 2 पाई मिलता है, तो इस x के लिए कितना मिलेगा? बस मैंने ये सिंपल मैथमेटिक्स जो जूनियर क्लासेस में मैंने पढ़ी थी उसको ही मैंने यहां पर यूज कर लिया है। तो अब मैं कह सकता हूं कि भैया आपके पास में फेज डिफरेंस अरे मैं वापस लिखने लग गया क्या? चलो कोई बात नहीं, 2 पाई अपॉन लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस, ऐसा फॉर्मूला मेरे को मिल रहा है। अब यहां पर यदि मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो क्वेश्चन के अंदर में मेरे को पाथ डिफरेंस तो दे रखा है 0.8 सेंटीमीटर, फेज डिफरेंस पूछा है लेकिन लैम्बडा नहीं दे रखा है। तो हाउ टू कैलकुलेट लैम्बडा, बस यही आपका सवाल था। इसको यदि आप कर लेते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। चलो करो, अब आगे बढ़ जाओ। नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लैम्बडा निकालना है बेटा। लैम्बडा कैसे निकालोगे? लैम्बडा इज द लेंथ। देखो कॉमन सेंस कुछ छोटा सा यूज करो। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम का मतलब यहां पर इसको यहां पर लोगे तो मैं क्या कह सकता हूं, v बराबर लैम्बडा इंटू एन। लैम्बडा लेंथ से रिलेट करवा दिया, एन फ्रीक्वेंसी रिलेट करवा दिया, 1 अपॉन टाइम मतलब फ्रीक्वेंसी, तो v बराबर लैम्बडा इंटू एन। तो आप कह सकते हो लैम्बडा बराबर v बाई एन। देखो ये चीजें वो मैं बता रहा हूं जो आपको एग्जाम में भी मदद करेंगे। मैं चाहता हूं मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं लैम्बडा बराबर v बाई एन है, तो यहां पर वैल्यू को पुट कर लो। सो लैम्बडा बराबर v कितना है और n कितना है, बस इसको आपको देखना पड़ेगा। v क्या है? स्पीड। तो स्पीड दे रखी है 40 मीटर पर सेकंड और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, तो काम खत्म। 40 डिवाइडेड बाई 5 मतलब आंसर आएगा 8 मीटर। वेवलेंथ कितनी आ गई? 8 मीटर। तो अब क्या करना है आपको, इस फॉर्मूले के अंदर में पुट करना है और आपको फेज डिफरेंस निकालना है। तो सीधा सीधा आ जाएगा। अब आपके पास में कोई दिक्कत नहीं होगी। फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई अपॉन 8 इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितने का दे रखा था बेटा? 0.8 सेंटीमीटर। ध्यान रखना 0.8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और यदि डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो मैं सीधा सॉल्व कर लेता हूं। अब 0.8 तो 8 डिवाइडेड बाई तो 10 आ जाएगा। यस और नो? कैसे आया? मैंने पॉइंट को हटाया, 0 लगा दी। इनटू सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में भी तो लेना पड़ेगा। सारा डेटा जो हमारा मीटर में चल रहा है, तो ये आएगा 10 टू द पावर -2, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं बेटा इसको। 8 से 8 कैंसल, सो यहां पर 2 पाई डिवाइडेड बाई 1000 इज द आंसर। 2 पाई डिवाइडेड बाई 1000 ये मेरे को आंसर मिल रहा है। एम आई डूइंग एवरीथिंग करेक्टली? क्योंकि आंसर बहुत ज्यादा छोटा चला गया, ये इतना छोटा आंसर तो नहीं आना चाहिए था। कहीं सवाल में ऐसा तो नहीं है 40 मीटर पर सेकेंड? यदि ये मीटर पर सेकेंड है और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है, कुछ गड़बड़ी है। देयर इज सम मिस्टेक। क्या मिस्टेक हो सकती है? आई थिंक सो इट शुड बी आइदर यहां पर सेंटीमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। देखो सुन लो सवाल में, यहां पर या तो सेंटीमीटर पर सेकेंड होना चाहिए या फिर यहां पर सेंटी की जगह मीटर ही होना चाहिए, क्योंकि वेवलेंथ आपको ऑलरेडी 8 मीटर निकल के आ रही है। यहां पर देखो जो हम लोगों ने वेवलेंथ कैलकुलेट करी है भाई 40 डिवाइड बाई 5, तो 8 मीटर में आई है कि नहीं आई है? तो मतलब या तो ये डेटा 0.8 मीटर होना चाहिए या फिर वो डेटा 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड होना चाहिए, तभी मेरा आंसर करेक्ट आएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, मैं आंसर्स को करेक्ट करवा देता हूं। बेटा इसको जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या करना है। मैंने बोला कि ये वाला चीज ऐसे नहीं हो सकती। 2 पाई अपॉन 8 इंटू 0.8 मीटर मान लीजिए, तो पॉइंट डिवाइडेड बाई 10 कर लो। सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा? पॉइंट से तो ये हटने के बाद ही आया, तो 8 से 8 कैंसल, 2 पाई अपॉन 10, या फिर मैं कह सकता हूं पाई डिवाइडेड बाई 5 रेडियन विल बी योर आंसर। क्वेश्चन का करेक्शन समझ में आ गया? तो आप कर लेना बेटा अपने एंड पे करेक्शन, ठीक है। अपने एंड पर इस करेक्शन को आप कर सकते हैं। बुकलेट के अंदर में भी ये क्वेश्चन दिया गया होगा, है ना? ओके
चलो सो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, बेसिक सा सवाल है। मैंने ये सवाल लेक्चर नंबर 1 में ऐसे सवालों का आइडिया दिया था, लेकिन मैंने करवाया एक भी नहीं था। 2 लेक्चर हम लोग ले चुके, दोनों लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स एक भी डिस्कस नहीं किए, लेकिन कैसे टाइप के बन सकते हैं उनके बारे में छोटा छोटा सा मैंने आपको आइडिया जरूर दिया था। तो यहाँ पे आते हैं, देखो क्या है, स्पीड ऑफ साउंड in air is 340 meter per second and in water it is 1420 meter per second. Sound wave having wavelength 2 meter in air, find the frequency and wavelength of the sound in water. ठीक है, ये सवाल, इन सवालों का भी मैं आपको आइडिया दिया था जब मैं आपको बता रहा था कि मीडियम जब चेंज होता है, जब मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव रिमेन सेम। ऐसे सवाल आपको कहां पर मिलेंगे, जब क्लास 12 की फिजिक्स में आप ऑप्टिक्स सेक्शन पढ़ रहे होंगे, वहां पर वापस से ऐसे सवाल आएंगे। बस वहां पर यहां पे साउंड वेव लिखा है, वहां पर आपको लाइट के बारे में लिखा होगा। सवालों का पैटर्न वही रहेगा। अच्छा, और क्या चीज मैंने आपको बताई हुई है, एक चीज और बताइए कि एक मीडियम में वेव की स्पीड क्या रहती है, सेम रहती है। तो हम लोग पहले मान के चलो एयर के लिए बात करते हैं, क्योंकि देखो एयर में डेटा दे रखा है हमारे पास में, स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है इन एयर 340 मीटर पर सेकेंड, और लैम्बडा इन एयर भी दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, 2 मीटर। तो क्या मैं यहां से फ्रीक्वेंसी इन एयर कैलकुलेट कर सकता हूं? ओके, सो अब यहां पे लगा दीजिए फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट जो भी लगाना है आपको, v बराबर n इंटू लैम्बडा। तो मैं बोलूंगा n बराबर आएगा v बाई लैम्बडा। बोलो n बराबर कितना आएगा, v है आपके पास में 340, लैम्बडा है 2, तो आंसर इज 170 हर्ट्ज, बराबर है 170 हर्ट्ज की क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी। अब क्या करूंगा, अगला है कि भाई मेरे पास में अब यही सब चीजें वाटर के लिए चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, v ऑफ वाटर बराबर n ऑफ वाटर इंटू लैम्बडा इन वाटर। बोलो सही है, यस और नो? तो आपको फ्रीक्वेंसी तो बेटा सेम रहेगी, भाई फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम। तो जो ये फ्रीक्वेंसी आई है वही फ्रीक्वेंसी वाटर में भी रहेगी। ये एयर में और वाटर में फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि जब मीडियम चेंज होता है तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। इस बेसिक से कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं इस सवाल को यहां पर डील करूंगा। तो अब आपको क्या चाहिए, अब आपको लैम्बडा चाहिए, तो लैम्बडा ऑफ वाटर विल बी v इन वाटर डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इन वाटर। तो यार वाटर की स्पीड क्या दे रखी है, अच्छा दे रखी है, ओके, कितना आ गया, 1420 डिवाइडेड बाई 170। सो यू विल गेट द आंसर एज, कितना आ रहा है, 0 से 0 काट लो, 17 34 17 51, अच्छा 17 से डिवाइड करना पड़ेगा लगता है, 17 34 17 51 17 चौका 68 68 और 68 और 68 कितना हो गया, 6 12 13 136 है ना। तो पूरा तो जाएगा नहीं, तो 17 8 जा 136 पॉइंट समथिंग बच रहा है, 4 और 2 6 0 17 34 17 51 9 0 17 34 क्या 17 5 जा, तो 8.35 आ रहा है। सो 8.35 मीटर इज द आंसर फॉर वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इन वाटर। एयर में कितनी मिल रही थी, 2 मीटर, वाटर में कितनी मिल रही है, 8.35 मीटर। तो वेवलेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बता रहा हूं, देखो जब स्पीड बढ़ रही है तो वेवलेंथ भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम रहनी है, फ्रीक्वेंसी में कोई अंतर नहीं आएगा। वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, यस और नो, श्योर, ओके। चलो, तो ये बेसिक से मैंने 2 सवाल करवाए जहां पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने थे मेरे को, जो मैं डिस्कस भी कर चुका हूं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल कैसा सवाल है। अब कुछ सवाल आपके जो यहां पर आने वाले, कुछ सवाल ऐसे रहेंगे जो एकदम सिंपल से रहेंगे, और ये उनके लिए जिनको कैलकुलेशंस में डर लगता है, उनको कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करवाने के लिए कुछ सवाल लिए गए हैं। चलो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज 256 हर्ट्ज, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 350 मीटर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव when the fog completes 16 वाइब्रेशन। ध्यान से सुनो सवाल क्या बोला गया, सवाल में बोला गया है कि जब ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये 16 वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है तो उस वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी, ये आपको बताना है, यस और नो, श्योर। तो अब यहां पर कॉन्सेप्ट कैसे लगाओगे हम लोग, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो क्या बोला गया है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव व्हेन द फॉग कंप्लीट्स 16 वाइब्रेशन। तो एक वाइब्रेशन जब कंप्लीट होगा, किसका, फॉग का, भाई एक फॉग का वाइब्रेशन कंप्लीट होगा
तो उसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल होगी क्या वो वेवलेंथ के बराबर होगी? तो वन वाइब्रेशन का मतलब है आपका वेवलेंथ। वन वाइब्रेशन का मतलब क्या है? वेवलेंथ। बात को ध्यान से समझिए, एक वाइब्रेशन में जो डिस्टेंस कवर होगी क्या वो वेवलेंथ के इक्विवेलेंट होगी? कॉन्सेप्ट सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है, बस क्या है कि उसकी लैंग्वेज को कैसे तोड़ मरोड़ के दिया गया है, इसी पर सवालों में अटकना बनता है, बाकी कुछ नहीं होता इन सवालों में। एक वाइब्रेशन में वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड इन वन साइकिल। अब वन साइकिल को हम वन वाइब्रेशन कह सकते हैं, तो सवाल तो वही है ना, सिंपल सा, बट क्या उसकी लैंग्वेज को कैसे तोड़ा मरोड़ा गया है ताकि आप वहां पर बैठ के सोचते बैठो कि क्या दे दिया और क्या नहीं करना है। चलो यदि इतना सिंपल है तो अब क्या करूं बेटा? फॉर्मूला लगा दो, v बराबर n इंटू लैम्बडा। तो यहां पर देखो वेलोसिटी दे रखी है 350 बराबर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 256 इंटू यहां पर लैम्बडा। सो लैम्बडा विल बी इक्वल्स टू 350 डिवाइडेड बाई 256। बोलो सही है क्या? अब आपको क्या चाहिए? दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन वन साइकिल। ये क्या है बेटा? डिस्टेंस कवर्ड इन वन वाइब्रेशन या वन साइकिल। अब मैं क्या करूं, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 350 डिवाइडेड बाई 256 और इंटू 16। बोलो कैंसलेशन वगैरह कुछ करो, थोड़ा सा हो जाए तो। 4 से तो इजीली कटेगा, 4 6 24, 4 चौका 16, 4 से फिर कट जाएगा 16, और कुछ कट रहा है क्या? कलर चेंज करके काटते हैं, 2 से काटो 8 बार, वैसे तो 4 से भी कटेगा, नहीं कटेगा, छोड़ो, कहां टेंशन लेते हो। 1 7 5 नहीं कटेगा, तो 175 डिवाइडेड बाई 8, इसको सॉल्व कर लो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। 8 दूना 16, 8 एकम 8, 7 0 8 7 7 70, 21.8 मीटर। 21.8 मीटर इज द करेक्ट आंसर। बोलो आया क्या? कहां डिफिकल्टी थी? डिफिकल्टी थी बस इस चीज को पहचानने में कि एक वाइब्रेशन का मतलब वेवलेंथ ही है, उसके अलावा इस सवाल में कुछ भी नहीं था, उसके अलावा इस सवाल में कुछ भी नहीं था, नथिंग, चुटकियों का सवाल था। ठीक है, चलो आगे बढ़ो थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा होगा शायद से ये। अब देखो इस सवाल को देखो क्या दिया है। एन अल्ट्रासोनिक स्कैनर इज यूज्ड टू लोकेट ट्यूमर इन अ टिश्यू। एक अल्ट्रासोनिक स्कैनर का यूज किया जा रहा है किसके लिए? किसी टिश्यू में, ऊतकों में ट्यूमर। ट्यूमर मालूम होगा ना आप लोगों को? हाँ। What is the wavelength of the sound in the tissue in which the speed of sound is 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड and the operating frequency of scanner is this? बोलो क्या दिक्कत है इस सवाल में? क्या है? बस सवाल की लैंग्वेज घुमाई गई है, बाकी डेटा सेम है। मतलब देखो सवालों में वही होता है। ठीक है, तो क्या दे दिया? फ्रीक्वेंसी दे दी और ये दे दी, तो v बराबर आपका n लैम्बडा हो गया। तो क्या चाहिए बेटा? वेवलेंथ चाहिए, तो लैम्बडा बराबर v बाई एन। अब बोलो इसमें कौन सी टेढ़ी खीर है? 1.6 इंटू 1000 कर लो क्योंकि मीटर में चाहिए, और 4 इंटू मेगा कर लो तो 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। दैट्स इट, खत्म आंसर। अरे बोलो यही होगा या कुछ और होगा? बस यही होगा। तो पॉइंट हटा के एक जीरो काट लो, 2 जीरो से इसको काट लो, 4 से इससे काट लो, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 मीटर, खत्म कहानी। देखो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो स्पीड बढ़ रही है। 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर की वेवलेंथ, तो स्पीड देखो 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसी स्पीड आ रही है। क्या था इस सवाल में? नथिंग, कुछ भी नहीं था, बस सवाल में से डेटा को बाहर निकालना, यही बस काम होता है आपका एग्जाम में भी। यदि आपको फॉर्मूला v बराबर एन लैम्बडा, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसको ये फॉर्मूला नहीं आता हो। यदि फॉर्मूला आता है तो उसके बाद पश्चात बस आपको डेटा को ही एक्सट्रैक्ट करना रह जाता है। चलो आगे बढ़ो। कितनी सिंपल सवाल है ना? देखो अब देखो अगला सवाल क्या है। राइट डाउन इक्वेशन ऑफ अ वेव, यहां पर होना चाहिए ऑफ अ वेव having amplitude this, wavelength this and speed this traveling along positive x direction। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में, देखो अभी तक जो सवाल मैंने करवाए उसमें से आपका पहला सवाल जो था, दूसरा सवाल जो था और तीसरा सवाल जो था, तीनों सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे सवाल हैं। चौथा जो सवाल था टिश्यू वगैरह,
तो वो इसलिए कंसीडर कर सकते हैं उस सवाल को, क्योंकि मेडिकल एंट्रेंस दे रहे हो तो उसमें ऐसी चीजें पूछ लेते हैं, टिश्यू वगैरह, तो उसको लगता है मतलब स्टूडेंट को भी लगता है कि फील आता है कि हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं वो, ठीक है। जैसे आपने वर्क एनर्जी पावर में हार्ट पंप रेट वगैरह से रिलेटेड एक आधा सवाल किया होगा। इवन तो बायो में तो शायद हो सकता है कि आपको सवाल है या नहीं है, आई डोंट नो, हो सकता है उसमें तो और भी अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ सवाल हो, क्योंकि यदि अब फिजिक्स में सवाल पूछोगे तो अब फिजिक्स में हार्ट की फंक्शनिंग थोड़ी पढ़नी है, वो तो आपने बायो में पढ़ी होगी, तो वहां पे पता लगा ये चेंबर वो चेंबर, यहाँ पे उसका एरिया दे दिया, उसका ये कर दिया, वो तो हमें नहीं पता लगेगा, यस और नो। लेकिन सिंस आपने फिजिक्स भी पढ़ी है तो आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को वहां जाकर अप्लाई करोगे, यस, ओके। चलो तो यहां आ जाओ, तो यहां पर आपको क्या बोला गया, ट्रैवलिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, ट्रैवलिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो भैया मैं तो एक ही बात जानता हूं, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ये हमारी एक वेव की इक्वेशन हो गई विच इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। बोलो यस और नो, सिंपल है। अब यहां पर बस डेटा को एक्सट्रैक्ट करो, क्या क्या गिवन है। तो भैया आप बोलोगे एम्पलीट्यूड इज गिवन, तो आपने ए लिख दिया। वेवलेंथ इज गिवन, मतलब ये तो आपको लैम्बडा गिवन है, ओके। और स्पीड गिवन है, मतलब आपको v गिवन है। अब इस डेटा को बदलो ताकि इस फॉर्मेट में लिखा जा सके, अदरवाइज आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो कैसे लिखोगे, y बराबर ए साइन ओमेगा को हम लोग लिख लेते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी माइनस के को लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स। मतलब यहां पे थोड़ा थोड़ा सा काम तो आपका बनने लग गया है। 2 पाई को कॉमन निकाल लो तो y बराबर आ जाएगा a साइन 2 पाई, और देखो एक स्टेप और मैं लगे हाथों कर रहा हूं, t बाई कैपिटल टी है ना, तो कैपिटल टी को ऊपर ले जाऊंगा तो ये n हो जाएगा, तो ये आएगा n इंटू टी माइनस 2 पाई, सॉरी 2 पाई तो चला ही गया, एक्स अपॉन लैम्बडा, ओके। चलो अब इसके आगे थोड़ा सा और बनना है, वो ये है कि मैं यहां पर n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, n से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। इससे क्या हो जाएगा, अब मैं n को कॉमन निकाल लूंगा, तो मेरे पास में फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्या, वेवलेंथ दे रखी है, तो यार वेवलेंथ दे रखी है तो वेवलेंथ से तो काम नहीं बनेगा फिर, तो इसमें आपको कुछ क्या करना पड़ेगा, एक काम करो, रुको 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 रुको, लैम्बडा को कॉमन निकालो, लैम्बडा को कॉमन निकालो, मतलब यहां पर लैम्बडा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो और लैम्बडा को डिनोमिनेटर से कॉमन निकालो, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई अपॉन लैम्बडा। अब देखो अंदर देखो क्या बचेगा, नीचे से लैम्बडा गया तो n लैम्बडा बन गया, और n इंटू लैम्बडा का मतलब v हो जाएगा, तो आप लिखोगे vt माइनस x अपॉन लैम्बडा। बोलो सही है क्या, अरे यस और नो, कुछ गड़बड़ी लग रही है मेरे को फिर से, ओके। बेटा यहां का लैम्बडा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लैम्बडा आप कॉपी कॉमन निकाल चुके हो। तो मतलब मेरे पास में जो फाइनल इक्वेशन बन गई वो ये बन गई, y इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई अपॉन लैम्बडा वी टी माइनस का x। अब देखो मैंने ये निकाल के दिखाई, क्योंकि मैं ऐसा जनरली मान के चल रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिनको ये वाली इक्वेशन तो याद रहेंगी, लेकिन जो बहुत सारी इक्वेशंस की फॉर्म हम लोगों ने सीखी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, अरे बोलो सिखाया कि नहीं सिखाया, तो वो सारी की सारी इक्वेशंस याद हो ऐसा कोई जरूरी मैं नहीं मानता हूं कि सबको याद होंगी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि भैया आपको ये तो कम से कम याद होगी और इसके बेसिस पर आप इन सारी इक्वेशंस को निकाल सकते हैं। अब सवाल के अंदर में डेटा देख लीजिए, मेरे काम का हो गया क्या सब कुछ, लैम्बडा दे दिया है, चाहिए था ए दे दिया है, वी दे दिया, अब हो गया काम। तो अब मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन को लिखूंगा y बराबर ए क्या है 5 इंटू 10 टू द पावर -2, तो क्या मैं इसे 0.05 लिख दूं तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और है बेटा 2 पाई अपॉन लैम्बडा, तो बेटा 2 पाई अपॉन लैम्बडा को यदि मैं देखूं यहां पर तो ध्यान से देखो 0.03 लिख सकता हूं लैम्बडा को, तो मेरे पास में आ जाएगा 2 पाई अपॉन 0.03 इंटू वी क्या है बेटा 50, तो मैं लिख सकता हूं 50t माइनस का x। बोलो ये सवाल समझ में आ गया,
ऐसे सवाल बेटा एक्सपेक्टेड हैं आपको एग्जाम में। डेटा देगा, घुमाएगा, डायरेक्टली ओमेगा दे देगा, के दे देगा, बहुत अलग अलग तरीके से सवाल बनाए जा सकते हैं। एक भी सवाल में ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। मेडिकल एंट्रेंस लेवल पे ऐसे ही सवाल आएंगे। अब कई लोग तो बोलेंगे सर सवाल तो वो होते हैं जो डॉपलर इफेक्ट में आते हैं, इसमें आते हैं, तो कराएंगे ना डॉपलर इफेक्ट, कहां टेंशन ले रहे हो। पहले कुछ जो टॉपिक पढ़ लिया है एटलीस्ट उसको कवर कर लेते हैं, उसके सवालों को कुछ देख लेते हैं, ताकि हमें ऐसा ना लगे कि हमने एक भी सवाल नहीं किया है। लो भाई अगले सवाल पे आ जाओ, बहुत ही जल्दी आ गया। क्या है? A simple harmonic progressive wave is given by the equation y is equals to this. Okay, in SI units, find the amplitude, frequency, wavelength and velocity of wave. तो again it is a same kind of question. पिछले सवाल में क्या था कि डेटा एक्सट्रैक्ट करके दिया था और आपको इक्वेशन लिखनी थी। इस बार आपको इक्वेशन दे रखी है और उससे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो भैया पहले तो मैं इक्वेशन को लिखना पसंद करूंगा। y इज इक्वल्स टू 0.1 साइन 4 पाई 50t माइनस का 0.1 x। बोलो ठीक है। अब इस इक्वेशन के बेसिस पर सबसे पहले आपको आपके दिमाग में कौन सी इक्वेशन आती है उसके, देखो एक सिंपल सी बात है, आपको कौन सी इक्वेशन पहले दिमाग में आती है उसी के बेसिस पर आप आगे बढ़ेंगे। जनरली मैं आपको बता दूं कि मोस्टली स्टूडेंट्स को आती है y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। ठीक है, तो बेटा जब ओमेगा लिख रहे हो तो साइन और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो खत्म, रायता फैल जाएगा। ओके चलो, तो अब इसके बेसिस पर यदि मैं देखता हूं तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं y बराबर 0.1 साइन 4 पाई का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4 पंजे 20, 200 200 पाई टी माइनस यहां पर करोगे तो कितना आएगा 0.4 पाई एक्स। बोलो सही है क्या? अरे बोलो यस। अब इस इक्वेशन के बेसिस पर मैं इस सवाल में पूछे गए कितने चीजों का आंसर कर सकता हूं? मैं सिर्फ और सिर्फ अभी एम्पलीट्यूड का आंसर कर सकता हूं और वो है बेटा 0.1। यदि मैं नहीं भी लिखता तो भी कर सकता था कि भैया एम्पलीट्यूड मेरे पास में 0.1 मीटर का हो गया। अब क्या करूं? पूछा है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ वेव। यार ये इक्वेशन तो मेरे को वहां से कुछ नहीं दे रही है, तो मैं क्या करूं? अरे भाई क्या किया जाए? तो हम लोग जानते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स, यदि कंपेयर करता हूं तो मेरे पास में ये वाली जो चीज है ना ये ओमेगा हो जाएगा। तो बेटा ओमेगा बराबर है 200 पाई, यस और नो, और ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई एन, तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 2 पाई एन बराबर 200 पाई। बोलो क्या कटेगा? काटना पीटना आना चाहिए बेटा आप लोगों को। 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, तो एन का आंसर कितना आ रहा है? 2 जीरो बच रही है, जीरो मत लिख देना बेटा, 100 हट जाएगा। नहीं तो पता लगा किसी ने 2 से 2 काट दिया, पाई से पाई काट दिया, तो एन बराबर 00। 00 आंसर नहीं आएगा, 100 हर्ट्ज आंसर आएगा। यस, गेटिंग माई पॉइंट? ओके, फ्रीक्वेंसी मिल गई। लो भाई खुश हो जाओ, फ्रीक्वेंसी का आंसर मिल चुका है। अब वेवलेंथ और वेलोसिटी बची है। चलो, तो वेवलेंथ और वेलोसिटी की तरफ यदि चलना है तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि के से कुछ रिलेशन में निकाल सकता? कैसे? के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्बडा। बोलो, तो मैं क्या करता हूं, के की वैल्यू है 0.4 पाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्बडा। बोलो यस और नो। कैंसलेशन कर दो यहां पर। अब क्या बचा? पाई से पाई काटोगे, लैम्बडा को इधर लेके जाओगे तो 2 डिवाइडेड बाई 0.4, सो बेटा आंसर आएगा 5 मीटर। ऐसा ही सिस्टम में है तो आंसर विल बी 5 मीटर। बोलो सब हो गया? कुछ बच गया क्या? एम्पलीट्यूड 0.1 आ गया, फ्रीक्वेंसी मेरे को 100 हर्ट्ज मिल चुकी है, वेवलेंथ मैंने यहां पर 5 मीटर निकाल चुका हूं। अच्छा वेलोसिटी बच गई, क्या दिक्कत है बेटा वेलोसिटी में? v बराबर एन लैम्बडा, ऊपर लिख रहा हूं ध्यान से देखो। तो बेटा n और लैम्बडा, तो आप लिखोगे n कितना है 100 इंटू 5, मतलब योर आंसर इज 500 मीटर प्रति सेकेंड। बोलो क्या दिक्कत है सवाल में? कोई डिफिकल्टी?
आई डोंट थिंक सो कि कोई डिफिकल्टी होगी। क्लियर? चलो और आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। ऐसा एक दो सवाल कर लेंगे ना तो आपको है ना अंदर से कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं सवालों को देख के। लो भाई, सवाल अगला थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। अब देखो, वेव की जो इक्वेशन है उसका थोड़ा सा टाइप बदल दिया। सवाल क्या है? द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव is given by y is equals to 4 sin pi t upon 0.02 minus x upon 75 centimeter. Find the displacement and velocity of the particle at a distance of 50 meter from origin and at a instant 0.1 second. All quantities are in CGS units. देखो, याद करो, आपको एक पॉइंट बताया गया था कि वेव इज अ डबली पीरियोडिक फिनोमिना। वेव कैसा फिनोमिना है? डबली पीरियोडिक फिनोमिना है। तो उस डबली पीरियोडिक फिनोमिना के बेसिस पर यहां पर आपको सवाल दिया गया है। एक बात और मैं बताता हूं, देखो कई बार है ना, कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर है ना पूरे लेक्चर में बहुत ही कम न्यूमेरिकल करवा पाते हैं। तो हम हर न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, उसके साथ में चलने की कोशिश करते हैं। सिर्फ सवाल करवाना है तो सवाल तो मैं फटाफट लिखते चलूं, मैं यदि मेरे को खुद को सॉल्व करने हो। एक डिफरेंस को समझिए, क्या होता है ना कि यदि मुझे खुद को सवाल करना है एक अलग बात है, मुझे सवाल को समझाना है एक अलग बात है, ठीक है, और समझाते हुए करना है। बात समझ में आ रही है? सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ समझा दिया, तो समझाने में तो क्या मैं बोलूंगा इसको ऐसे लगा लो, इसको वैसे लगा लो, एक फॉर्मूला लगा दो, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स लगा लो, कन्वर्ट कर लो, ओमेगा को 2 पाई अपॉन कैपिटल टी लिख लो, पाई को कॉमन निकाल लो, ये कर लो वो कर लो, आंसर आ जाएगा, एक्स की और टी की वैल्यू को पुट कर दो, खत्म। ये तो हो गया समझाना। करने में क्या है कि मैं खुद लिखूंगा, फटाफट कर दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? वी डू व्हाट डू वी डू? हम लोग समझते हुए सवालों को करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स कम हो सकते हैं, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है उन पॉसिबिलिटीज को कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब कोई बात नहीं, जो भी है। अब हम लोग देखते हैं भैया हमारे पास में सवाल क्या पूछा है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के बारे में यहां पर बात चल रही है और पार्टिकल के ही वेलोसिटी के बारे में भी बात चल रही है। कहां पर? उस वाले पार्टिकल के बारे में जो 50 मीटर की दूरी पर है। कहां से? ओरिजिन से। और उस समय उसका जो टाइम इंस्टेंट है 0.1 सेकंड पर वो पार्टिकल क्या कर रहा है, ये सब चीजें आपको बतानी है। काफी अच्छा सवाल, लंबा चौड़ा सवाल हो गया। चलो करो कैसे। तो भैया आपने पहले तो गिवन इक्वेशन को लिख लिया, y बराबर a साइन, देखो मैं हमेशा से कह रहा हूं, मैं तो बेटा ओमेगा टी माइनस के एक्स से ही चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं समझाने वाले फेज में हूं। अब मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली बोल सकता था कि भैया काम करो, इसको टी अपॉन कैपिटल टी से एडजस्ट कर लो। बोलो कर सकते हो क्या? कैसे? y बराबर a साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी माइनस का, इसको चाहिए तो 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स लिख लो, 2 पाई को कॉमन निकालो तो y बराबर आ जाएगा a साइन 2 पाई बाहर टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। ये फॉर्मेट आ गया मेरे पास। तो अब इस फॉर्मेट को और इस इक्वेशन को जरा देखो क्या दिक्कत आ रही है। इस इक्वेशन को देखने पर मेरे को समझ में आता है कि y बराबर मेरे पास में लिखा है 4 साइन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां तो 2 पाई हो जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा देखिए, t डिवाइडेड बाई 0.04 माइनस x डिवाइडेड बाई 150। बोलो सबसे पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कितने लोग लेके आ पाए हैं? इस फॉर्मेट में कितने लोग आ गए? अब यदि इस फॉर्मेट में आ गए तो फिर बचता कुछ नहीं है। यदि मुझे कुछ और भी चीजें पूछी हो तो यहां से मुझे एक बात पता लगेगी कि भैया कैपिटल टी जो है वो 0.04 है, टाइम पीरियड कितना है 0.04 है, वेवलेंथ जो है आपकी लैम्बडा 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 है आपकी 150 सेंटीमीटर। क्यों? डेटा इज गिवन इन सीजीएस यूनिट। यस और नो? मैं बोला ठीक है। अब यहां पर और कुछ बच गया है क्या? एम्पलीट्यूड और बच गया बेटा। तो एम्पलीट्यूड भी मैं लिख सकता हूं 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट वैसे ही है। अब सवाल के हिसाब से यदि मैं चलूं तो सवाल में आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट अ डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम ओरिजिन एंड दिस। तो इसका मतलब यह है कि आपको टी और एक्स की वैल्यू पुट करनी थी और उसके पश्चात y का आंसर कैलकुलेट करना था। ये एक्चुअल सवाल था। तो क्या ये सवाल, ये डेटा हमें काम आएगा?
वी डोंट नो, आगे हमें जरूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती, लेकिन मैंने निकाल के रख लिया है। सो स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, टी की वैल्यू 0.1 रखनी है, किधर गया है ना, 0.1 था ना, हाँ देखो ये रहा 0.1, और x की वैल्यू बेटा 50 मीटर रखनी है। अब देखो यहां तो सीजीएस में दिया, लेकिन यहां मीटर दिया, कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी इन्होंने, फिर से गड़बड़ी पक्का हुई होगी, मेरे को ऐसे लग रहा है। चलो देख लेते हैं। मेरे पास इक्वेशन है y बराबर 4 साइन 2 पाई t डिवाइडेड बाई 0.04 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 75, सॉरी 150, ऐसा ही था ना कुछ, हाँ 0.1 और 50 लिखना है। y बराबर 4 साइन 2 पाई 0.1 डिवाइडेड बाई 0.04 माइनस, देखो एक बात समझ लो, 50 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, 50 मीटर दे देगा तो ये बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा और नेगेटिव में आंसर चला जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। करेक्शन कर लेना, मैं खुद कर देता हूं यहां पर, इट शुड बी 50 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर होना चाहिए। क्या होता है ना, टाइपिंग करते समय कई बार जल्दबाजी में सेंटीमीटर मीटर लिखा जाता है, तो उसको आप करेक्ट करते हुए चलिए, है ना। ओके, तो मेरे पास में आ जाएगा 4 साइन 2 पाई, इसको कैसे डिवाइड करूं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के 0 0 0, तो ये आएगा बेटा कितना, इसको काटोगे तो ये आएगा 1/3, और ये आएगा 4 से काटोगे 2 5, 5/2 माइनस 1/3, 5/2 माइनस 1/3, सो y का आंसर आएगा 4 साइन, एलसीएम आ गया 6, 3 3 पंजे 15 माइनस 3 दूना 6, अरे बाप रे, तो डेटा भी बड़ा टेढ़ा आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं, भिड़ते हैं इनसे, क्या दिक्कत है, डरना थोड़ी, हमें थोड़ी डर लगता है। तो y बराबर आएगा 4 साइन, अब ध्यान से देखना, 15 माइनस 2 कितना हो गया 13, 2 से काटोगे तो ये आएगा बेटा 3, ठीक है, तो 13 पाई बाई 3 कितना आ रहा है, 13 पाई बाई 3। अब देखो जब ऐसे डेटा आ जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे अब इसमें कुछ कर नहीं पाते हैं, तो इसको समझिए कैसे करना होता है। 13 पाई बाई 3 के टुकड़े करना सीखो, 13 पाई बाई 3 के ऐसे टुकड़े करो कि वो 2 पाई के फॉर्मेट में आ जाए। तो मैं यदि देखूं तो क्या मैं 13/3 को ऐसे लिख सकता हूं, 4 + 1/3, देखो 13/3 को क्या मैं 4 + 1/3 लिख सकता हूं, मेरे दिमाग में क्या चला, 3 चौक 12 + 1 13, 13/3, ओके। तो मतलब मेरे पास में जो इक्वेशन आएगी वो बनेगी 4 साइन 4 पाई प्लस पाई बाई 3। इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये आपका कॉन्सेप्ट रिकॉल हो रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक एंगल एंड कोऑर्डिनेशन वाले जो लेक्चर थे ना, एंगल वाले जो लेक्चर थे, देखो एक पूरा चक्कर 2 पाई, फिर अगला एक और चक्कर 4 पाई, तो आपके पास में क्या बचेगा, एक्चुअल में बच चुका है y बराबर 4 साइन पाई बाई 3। बोलो समझ में आया, ये पॉइंट था, 4 साइन पाई बाई 3 आपके पास में बचा हुआ है। अब इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं, भाई साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 ना, तो सीधा सीधा कर लेता हूं, कहां दिमाग लगा रहा हूं, 4 इंटू √3/2, तो आंसर विल बी बेटा व्हाट 2√3 और सेंटीमीटर, इट इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द आंसर फॉर डिस्प्लेसमेंट 2√3 सेंटीमीटर। क्यों, सीजीएस में दिया गया था, किस में दिया गया था, सीजीएस में, तो 2√3 सेंटीमीटर मैंने आंसर निकाल लिया है। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, √3 की जगह 1.732 पुट कर लो और सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। क्या मेरा काम हो गया, यस हो गया, आई हैव कैलकुलेटेड व्हाट डिस्प्लेसमेंट। एक और चीज रह गई बेटा, क्या, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल तो निकाली नहीं है। अब वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, सवाल तो तगड़ा है, तो ये सवाल निकालने को समझिए। वेव इज अ डबली पीरियोडिक फिनोमिना, वेव इज अ डबली पीरियोडिक फिनोमिना, और डबली पीरियोडिक फिनोमिना में क्या होता है, वेव को एक और चीज मैंने बताई थी, वेव क्या है, अनंत पार्टिकल्स जो एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं। ओ माय गॉड, तो बस काम हो गया आपके पास। सोचिए उस एंगल से जाकर के,
तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, v बराबर ओमेगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। v बराबर कितना आ जाएगा, ओमेगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है, काम खत्म। एम्पलीट्यूड मालूम है क्या आपको? अरे भाई मालूम है ना, निकाला तो था मैंने, कहीं तो भी निकाला था, मैं बोला काम आएगा कि नहीं आएगा, आई डोंट नो। यस 4 सेंटीमीटर। v बराबर ओमेगा 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 ओमेगा, चलो कैपिटल टी से ओमेगा भी मिल जाएगा, यस और नो। चलो काम हो गया बस। v बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी मतलब 0.04 अंडर द रूट ऑफ, ये कितना था बेटा, ए फिर भूल गया मैं, चलो कोई बात नहीं, होते ही रहता है, 4 सेंटीमीटर। तो आपने लिख दिया 4 का स्क्वायर माइनस एक्स। तो अभी आपके पास में आंसर आया था 2√3, तो 2√3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, लिख दो, क्या दिक्कत है, 2√3 का स्क्वायर। सॉल्व करो। मैं जानता हूं आपसे वेव वेलोसिटी नहीं निकली होगी बस, है ना, सॉरी पार्टिकल वेलोसिटी। तो आपके पास में कितना आंसर आएगा जरा देखो, 2 पाई डिवाइडेड बाई 0.04 इंटू 16 माइनस 2 दूना 4 तिया 12, मतलब ये बचेगा 4, कोई बात नहीं, आ गया आंसर, खत्म कहानी, अब कुछ नहीं बचा। v बराबर 2 पाई इंटू 100 क्यों किया, मैंने पॉइंट हटा दिया, और नीचे 4 इंटू 16 में से 12 गए 4, 4 का रूट लोगे तो 2। लो बेटा कितना आंसर, 2 और 2 4, 4 खत्म। सो वेलोसिटी का आंसर आ गया बेटा 100 पाई। कितना आंसर आ गया, 100 पाई। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, सो योर आंसर विल बी 314 सेंटीमीटर पर सेकेंड। योर आंसर विल बी व्हाट, 314 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना सारा सीजीएस सिस्टम में चल रहा था, नहीं तो जल्दबाजी में पता लगा 314 मीटर पर सेकेंड, सबसे पहला ऑप्शन टिक कर दिया आपने। अरे ध्यान रहेगा, क्या सवाल डिफिकल्ट था, यस लग रहा था सर हमको। अच्छा कई लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, हमको तो आपने कुछ ऐसा सिखाया था, वीपी बराबर माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी, और ऐसे हम लोगों को सिखा रहे थे आप तो, पार्टिकल वेलोसिटी बराबर माइनस टाइम्स वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप। जब जरूरत ही नहीं है तो आप सिंपल सिंपल जो चीजें दी हुई हैं वही तो करवानी है। जबरदस्ती का कोई फॉर्मूला थोड़ी घुसाते रहोगे कि भैया जहां पे कोई फॉर्मूले का लिंक ही नहीं है उसको जबरदस्ती लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ता हूं, मैं एक और सवाल आपको करवा देता हूं ताकि कुछ 7 या 8 सवाल तो हो ही जाएंगे कम से कम। द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अब कई लोग बोल रहे होंगे सर स्ट्रेच स्ट्रिंग ये तो पढ़ा ही नहीं है आपने, लेकिन सवाल को पढ़िए तब शायद आपको पता लगे। is given by this equation where distance are in meter and time in second, find amplitude frequency velocity of wave। बोलो अब ये सवाल को मैं करवाऊं क्या, आपको क्या लगता है इस सवाल को मुझे करवाना चाहिए? कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं क्योंकि एम्पलीट्यूड सीधा हो गया 0.1 मीटर। और क्या चाहिए बेटा, फ्रीक्वेंसी। तो बेटा यहां पर आपको टाइम पीरियड मिल रहा है कितना, 0.02। सर आपको कैसे पता लगा, मैंने ये 2 को डायरेक्ट निकाल लिया, देख लो। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 1/t मतलब 1/0.02 मतलब आंसर विल बी 50 हर्ट्ज। लो ये आ गई फ्रीक्वेंसी। और क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ द वेव। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो और यहां पर निकालने की कोशिश करो, या फिर आपको फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है और ये क्या होता है एक्स अपॉन लैम्बडा, तो लैम्बडा आपको 20 मिल चुका है। तो बेटा v बराबर n लैम्बडा मतलब 50 इंटू 20, लो भैया 1000 मीटर पर सेकेंड हो गई। क्या दिक्कत थी, आधे लोगों को तो पता ही लगा ये सवाल किया कैसे मैंने, बोलो सही से बोलो, है ना। आधे लोगों को नहीं पता लगा ना मैं सवाल कैसे किया। भैया देखो मैंने क्या किया, y बराबर 0.1 साइन और 2 को कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया 2 पाई और ये बच गया t अपॉन 0.02 माइनस एक्स अपॉन 20। बोलो ठीक है। और इसमें देखो इस वाले इक्वेशन को y इक्वल टू a साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, तो लैम्बडा डायरेक्ट मिल गया 20 और कैपिटल टी मिल गया 0.02। फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, उसको सॉल्व किया 50 हर्ट्ज और v बराबर होता है n इंटू लैम्बडा, तो 50 और 20 का मल्टीप्लाई कर दिया आंसर। बोलो 10 सेकंड का सवाल था ये ज्यादा से ज्यादा, बट ये है कि मेरे एक सवाल के अंदर में 2-2 3-3 सवाल रहते हैं तो ऐसा लगता है कि सवाल कम किए लेकिन वास्तविकता में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो चुके होते हैं। अरे हाँ भाई, लो भाई एक और सवाल कर लो एमी टाइम पास।
द इक्वेशन ऑफ वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, वेयर एक्स एंड वाई इन मीटर, टी इज इन सेकंड, फाइंड एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ वेव। करवाऊं? बोलो करवाऊं क्या? इज इट नेसेसरी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? बिल्कुल जरूरी नहीं है इस सवाल को करना। क्या दिक्कत है इसमें? सर देखो ना 2 पाई के नीचे 0.08 दे दिया, अब हमसे कैसे होगा? थोड़ा तो सोच लो। क्या करूं बोलो फटाफट, मैं इक्वेशन के फॉर्मेट में डाल के दे देता हूं इसको। क्या हो जाएगा? y बराबर आप लिखोगे 0.04 साइन 2 पाई, और ये 0.08 को ब्रैकेट के अंदर डाल दो। सर ऐसे डाल सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते भैया? सर लेकिन अभी भी तो परेशानी है ना। मतलब क्या परेशानी है? सर देखो ना, ये 2 पाई तो हो गया, लेकिन यहां पे टी अपॉन कैपिटल टी होना चाहिए था। ये तो ऊपर 320 भी लिख रहा है, तो क्या दिक्कत है? डरने की बात ही नहीं है। यहां पे y बराबर 0.04 साइन 2 पाई लिख दिया। लो भाई, अब देखो यहां पर एडजस्टमेंट, t डिवाइडेड बाई 0.08 होल डिवाइडेड बाई 320 माइनस एक्स अपॉन 0.08। लो भैया, एक और एडजस्टमेंट कर लिया हमने। कौन सी परेशानी है यहां पे बोलो? अरे कोई है? तो सर क्या लैम्बडा की वैल्यू 0.08 है? अरे बिल्कुल सही बात है भैया, लैम्बडा यही है आपका 0.08। सर कैपिटल टी क्या है? ये लो भैया 0.08 डिवाइडेड बाई 320, ये आपका टाइम पीरियड है। यस और नो? टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकालो, तो बेटा फ्रीक्वेंसी आएगी कितनी? फटाफट 1 अपॉन टी, मतलब इसको उल्टा कर लिया, 320 डिवाइडेड बाई 0.08। यदि मैं सॉल्व करूंगा आगे तो कैसे करूंगा? पॉइंट हटाऊंगा, 2 जीरो बढ़ाऊंगा, 8 से काटूंगा तो 4, तो 4000 हर्ट्ज, 4000 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी। देखो मैं कई बार है ना एन की जगह एफ लिख जाता हूं, क्योंकि क्या है वो मेरी आदत है। हालांकि इस पूरे चैप्टर में फ्रीक्वेंसी को एन से रिप्रेजेंट किया गया है। एन मिल गया, लैम्बडा मिल गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा? वेव वेलोसिटी मिल जाएगी, v बराबर एन लैम्बडा। कर सकते थे क्या? आराम से किया जा सकने वाला सवाल था। ओके श्योर। सो इसी के साथ में बेटा हम लोगों ने काफी सवाल यहां पर कर लिए हैं। देखा जाए तो सवालों में कोई ऐसा ज्यादा टेढ़ा काम होता नहीं है, आराम से न्यूमेरिकल्स को किया जा सकता था। वैसे देखा जाए तो देखो मेरे पास में एक और सवाल है, अब मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी वगैरह सब पूछी हुई है, आराम से कर सकते हो इस सवाल को भी। अच्छा सवाल होगा तो मैं देखूंगा। हाँ भाई, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट 5 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। अगेन अच्छा वाला सवाल। डिस्प्लेसमेंट जहां पूछे जाते हैं वो सवाल थोड़े से अच्छे कंसीडर किए जाते हैं। तो क्या दिक्कत है बोलो इसमें? और टाइम भी दिया होगा ना? ओके, एक ही परेशानी है, टाइम नहीं दिया भैया इन्होंने। द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y इक्वल टू 0.05 sin pi 20t minus x upon 6 where all quantity are in SI units. Calculate the displacement of the particle at 5 meter from the origin. एक और चीज बेटा इसमें दिया होना चाहिए था, वो है एट t बराबर, t नहीं दिया, तो अब हमने अपने मन से ले रहे हैं, तो मैं क्या कह रहा हूं 0.1 सेकेंड ले रहा हूं। ठीक है, यदि आप भी इसको 0.1 सेकेंड लेकर के कर सकते हैं। चलो अच्छा हुआ ये सवाल आ गया मेरे सामने। तो y बराबर 0.05 साइन पाई को अंदर में डाल देता हूं, तो ये आएगा 20 पाई इंटू 0.1 माइनस पाई अपॉन 6 इंटू एक्स कितना है बेटा? 5। लो भैया खत्म, सवाल में कुछ बचता ही नहीं है बेटा। y बराबर 0.05 साइन, अब देखो पॉइंट से 0 खत्म, तो ये आएगा 2 पाई माइनस ये आ जाएगा 5 पाई बाय 6। कितना आ गया? 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। ठीक है, तो अब जरा इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, फटाफट देखो। अब ऐसे मत करने लग जाना 2 पाई में से सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, इसको देखो थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करो। 6 दूना 12 में से 5 गए तो 7 पाई बाई 6। मतलब ये इक्वेशन आपकी बन रही है y बराबर 0.05 साइन, पूरी मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री और कुछ नहीं है। क्या बचेगा? 6 दूना 12 में से 5 गए तो 7 पाई बाई 6। अब याद कीजिए डिस्प्लेसमेंट वाला वो सवाल जो मैंने आपको पहले करवाया था, क्या बोला था दिमाग लगा के? इसको कैसे लिखूं? तो मैं 7 बाई 6 को लिख सकता हूं 1 प्लस का 1 बाई 6। देखो 6 और 1 7 और 6 बटे बराबर है, तो मतलब ये इक्वेशन बन जाएगी y बराबर 0.05 साइन पाई प्लस का पाई बाई 6। बोलो समझ में आया? यस और नो?
अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। पाई प्लस पाई बाई 6 कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। विच क्वाड्रेंट? भाई पाई प्लस पाई बाई 6 थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन क्या आएगा? निगेटिव आएगा। मतलब योर आंसर विल बी y बराबर -0.05 साइन पाई बाई 6। ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने माइनस खुद से लगा लिया था? खुद से लगा लिया था? मैं जानता हूं किसी ने नहीं लगाया होगा, अभी तो हां करेंगे। -0.05 इंटू साइन पाई बाई 6। पाई बाई 6 मतलब कितना? साइन 30। पाई की जगह 180 रख के देखना होता है जब एंगल कैलकुलेट करते हैं, और 3.14 कब रखते हैं? जब हम लोग डेटा सॉल्व कर रहे होते हैं। सिर्फ एंगल कैलकुलेशन के समय पाई की जगह 180 लिखा जाता है। तो कितना आएगा? साइन 30 मतलब 1/2। सो योर वाई का आंसर विल बी -0.025 और मीटर। दैट्स इट। ये मैंने एक और सवाल कर दिया। ठीक है, काफी सवाल हो चुके हैं, तो इस सवाल में मैंने खुद से करेक्शन क्या किया है? 0.1 सेकंड मैंने अपने आप से मान लिया है, जो रह गया है। मतलब ओरिजिन एट टी बराबर 0.1 सेकंड लिखना होना चाहिए था सवाल में, लेकिन नहीं लिखा है। लेकिन आप इस करेक्शन को खुद से कर सकते हैं। थोड़ी सी बुद्धि लगा लो और करेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, श्योर? ओके। सो बेटा, आज की समय सीमा हमारी तो समाप्त हो चुकी है। तो आज का पूरा लेक्चर सिर्फ न्यूमेरिकल्स में चला गया है। कोई बात नहीं, आने वाले टॉपिक में हम लोग अपने रिफ्लेक्शन वगैरह सारी चीजों को अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। थोड़ी बुरा मान जाएंगे, ये मान जाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सो आज का सेशन यहां पर समाप्त होता है। मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए